हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्लाइकोलिसिस। बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक लगता है मुझे ये, क्योंकि इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड को ब्लो कर देते हैं। और मैं भी आपका माइंड को ब्लो करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलो देखिए, मतलब देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। Glycolysis is the process in which one glucose molecule is broken down to form two molecules of pyruvic acid. So glycolysis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है वो टूट जाता है, ब्रोकन डाउन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है वो टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में जो कि 3 कार्बन का है, और उसका नाम है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। सो द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज अ मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं that occurs in the cytoplasm of the plant cell, animal cell and the organisms. तो इसमें क्या कहा गया है कि साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म हमारे सेल का साइटोप्लाज्म वही है एक जगह जहां ग्लाइकोलिसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में ही होता है। द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे डिस्क्राइब्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है, ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में बन जाता है, और हमें बाई प्रोडक्ट्स के नाम पे एटीपी और एनएडीएच मिल जाते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे। आपको इस नाम को ध्यान में रखना होगा क्योंकि एग्जाम के समय आपको ग्लाइकोलिसिस ना देके एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे का नाम भी देकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस समय आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या नया चीज आ गया। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस ही एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे है। साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने इस पाथवे को रख दिया है। ग्लाइकोलिसिस इज अ यूनिवर्सल पाथवे। मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह, हर ऑर्गेनिज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस इज एनारोबिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनारोबिक मतलब ग्लाइकोलिसिस का काम होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन हो तो भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, मगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसे एनारोबिक कहते हैं। स्ट्रिक्टली एनारोबिक नहीं है कि अगर ऑक्सीजन होगा तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन हो या ना हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपना काम करता जाएगा, वो खुद को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा पायरुवेट में। अगर ऑक्सीजन हो तो पायरुवेट, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है ना, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाता है और पायरुवेट में बन जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब एनारोबिक कंडीशन में, ये पायरुवेट फर्मेंटेशन की पाथवे में चला जाता है जहां वो लैक्टेट या फिर एथेनॉल को प्रोड्यूस करने लगता है। हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि वहां लैक्टेट प्रोडक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए ग्लाइकोलिसिस का, जहां ग्लूकोज हमारा एटीपी और एनएडीएच का प्रोडक्शन करवा रहा है और पायरुविक एसिड में मतलब टूट रहा है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, दो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट के हमें पायरुविक एसिड मिलेगा, उसके साथ हमें 2 एटीपी और 2 एनएडीएच मिलेगा जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स। इसको याद रख लीजिएगा। आपको पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपीज बनती है, तो आपको कहना होगा 2 एटीपी बनता है, और कितना एनएडीएच बनता है तो 2 एनएडीएच बनता है। कितनी पायरुविक एसिड बनती है तो 2 पायरुविक एसिड बनती है। तो सारे प्रोडक्ट्स 2-2 करके बनते हैं। तो हम
ग्लाइकोलिसिस के पाथवे की डिटेल में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है। तो पहली चीज, ग्लूकोज हमारे बॉडी में ब्लड में घूमता रहता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचना है तो उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मदद करते हैं। हमारे सेल के मेम्ब्रेन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में है उसको अंदर सेल के अंदर तक ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। तो ग्लूकोज जो सेल के अंदर चला गया वो बाहर भी जा सकता है ना। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो अंदर आ सकता है तो ग्लूकोज बाहर भी जा सकता है, उसको रास्ता पता है, ठीक है, उसको रास्ता पता है कि बाहर कैसे जाना है। मगर हमें ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी बनानी है तो हम उसे बाहर कैसे भेज सकते हैं? हम उसे बाहर नहीं भेज सकते, हमें उसे सेल के अंदर ही बचा के रखना है और उसके लिए हमें ग्लूकोज को बदलना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज मॉडिफाई हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। मतलब जब जब ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचता है बहुत क्विकली, बहुत इमीडिएटली ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। मतलब उसकी ग्लूकोज की जो 6th कार्बन है ना, वहां एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाती है। उसके हेक्सोकाइनेज का काम यही है कि फॉस्फोरिलेशन कराना। तो इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज के 6th कार्बन में फॉस्फोरिलेशन हुआ है, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये है इसका एक बैक स्टोरी। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हेक्सोकाइनेज के बारे में। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है हेक्सोकाइनेज, जिसके पास 2 सब यूनिट्स है। ठीक है, इसके पास 2 सब यूनिट्स हैं और ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये है इसका एक्टिव साइट। ठीक है, यहाँ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ग्लूकोज आके अपने एक्टिव साइट में बाइंड होता है तो ये जो हेक्सोकाइनेज है ना, ये बंद हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है और यहाँ जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उसको धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देता है। तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और सिर्फ ग्लूकोज को लपेट लेता है। अंदर आते ही ग्लूकोज को लपेट लेगा, मतलब कस के पकड़ लेगा। ठीक है, कस के पकड़ लेगा, बाहर जाने नहीं देगा। और ये ऐसे क्यों होता है? आपको मतलब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स वहां हो तो और एटीपी भी वहां है तो क्या होगा, वाटर एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर हमारा ग्लूकोज कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनेगा? उसको बनना है ना, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बनना है ना, तो वाटर को वहां से जाना ही होगा। अगर वाटर होगा तो वो एटीपी को तकलीफ पहुंचाएगा, मतलब डिफॉस्फोरिलेट कर देगा और वो एडीपी में बन जाएगा। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो ग्लूकोज सेल से बाहर निकल जाएगा, हमें वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मतलब ये हेक्सोस क्या करता है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल के उस जगह एटीपी के मदद से ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना देता है। तो यहाँ 2 चीज का अच्छी तरह से आप अपने माइंड में याद रख लीजिएगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसलिए बन रहा है ताकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाए और ये पोलर बन जाए। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बहुत पोलर होता है तो वो हमारा जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना उससे जाके रिएक्ट नहीं कर सकता, उससे जाके कुछ बातचीत नहीं कर सकता और बाहर नहीं जा सकता सेल के। तो ग्लूकोज को हम सेल के अंदर इस फॉर्म में रिटेन कर सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में। दूसरी बात यह है कि ग्लूकोज बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। हमें ग्लूकोज को तोड़ना हो तो उसे डिस्टेबलाइज करना होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल पे आप कोई चार्ज लगा दो ना, वो थोड़ा डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को डिस्टेबलाइज करते आ रहे हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो या फिर लेस स्टेबिलिटी हो तो उसकी एनर्जी हाई होगी। एनर्जी हाई होगी तो वो जाके यहाँ वहां रिएक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस। तो अब हम जाएंगे मेन पाथवे में जहां हम पढ़ेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स। तो ये है ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज
जो कि एक एटीपी को यूज करके ग्लूकोज के सिक्स्थ कार्बन को फॉस्फोरिलेट कर देता है और वो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है ना, इसको एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये पता है क्यों ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट उससे भी ज्यादा लेस स्टेबल होता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ज्यादा लेस स्टेबल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। हमें तो डिस्टेबलाइज करना है, हर स्टेप में हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है तो वो थोड़ा और डिस्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल देता है। उसके लिए वो एक एटीपी यूज कर लेता है। तो अब स्टेप 1 और स्टेप 3 में देखोगे तो एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6 बिसफॉस्फेट में क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, ये दो पाथवे में जा सकता है। एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जा सकता है, नहीं तो ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी चला जाता है, ग्लाइकोजन पाथवे में चला जाता है। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें ग्लूकोज को तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ना है क्योंकि हमें एटीपी मिले, क्योंकि हमें एनर्जी मिले। तो उसके लिए हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लाइकोलाइसिस पाथ में ही धकेलना है। इसलिए ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ना एक एटीपी को यूटिलाइज करके जल्दी से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इस मॉलिक्यूल को हम और डिस्टेबलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। उसके लिए aldose एक एंजाइम होता है जो इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ देता है। यहाँ तोड़ देगा तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक मिलेगा और दूसरा 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिलेगा। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जब एल्डोलेस आता है, ये एल्डोस नहीं एल्डोलेस है, एल्डोलेस एंजाइम जब आता है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो में तोड़ देगा, दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा और वो दो मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते। एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसकी बहुत स्पेशलिटी है कि ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो अपना रास्ता बना लेता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। मगर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसिडेन फॉस्फेट है ना, उसको नहीं पता रास्ता, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का रास्ता नहीं पता, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें जितने मॉलिक्यूल्स मिले उतनी मॉलिक्यूल से हमें एटीपी मिलेगी। ओके, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जितनी एटीपी मिलेगी उससे ज्यादा तो हमें 2 मॉलिक्यूल की ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से मिलेगा ना। अगर 2 मॉलिक्यूल्स होगा तो उससे ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटेन फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। उसके लिए एंजाइम होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये क्या करता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी आ गया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गया। अब हम एक मॉलिक्यूल का बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको बताऊंगी अगर 2 मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा। अब बस याद रख लीजिएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब क्या आएगा? अब एक एंजाइम आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप इस पे ऐड करेगा और NAD को NADH में कन्वर्ट कर देगा। NADH एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, तो इस स्टेप में NADH प्रोड्यूस हो रहा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बन जा रहा है। जहां फर्स्ट कार्बन में इसके पास एक फॉस्फेट है और थर्ड कार्बन में इसके पास एक फॉस्फेट है, जिसके नाम में बताया गया है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट पोजीशन कार्बन, थर्ड पोजीशन कार्बन, बिस माने 2, फॉस्फेट ग्रुप है ग्लिसरॉल में, मतलब ग्लिसरेट मॉलिक्यूल में। ठीक है, अभी क्या करेंगे? यहां से फर्स्ट कार्बन के पास ये जो फॉस्फेट है ना, उसको हम निकाल के एटीपी बनाएंगे।
उसके लिए एंजाइम यूज होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करता है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना इसको रिमूव करके एटीपी में बना देता है। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ थर्ड कार्बन के पोजीशन में फॉस्फोग्लिसरेट होगा, तो इसलिए हम इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट के नाम से बुलाएंगे। अभी फिर क्या होगा, ये जो थर्ड पोजीशन में जो फॉस्फेट है ना, ये सेकेंड पोजीशन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो थर्ड पोजीशन के फॉस्फेट से सेकेंड पोजीशन के फॉस्फेट पे पहुंच जाएगा। उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस क्या करेगा, थर्ड कार्बन में जो फॉस्फेट है उसको सेकेंड कार्बन में पहुंचा देगा यहाँ ऐसे। फिर एंजाइम आएगा इनोलिस, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, निकाल के फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में इसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी इसके पास यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसको हम बाहर निकालेंगे यूजिंग द एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। ये जो पाइरुवेट काइनेज है ना, ये एंजाइम क्या करता है, इस फॉस्फेट को यूज करके एटीपी बनाता है। तो एटीपी कहाँ बना, या ये वाले 7th वाले स्टेप में बना जहां फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज था, और दूसरा 10th वाले स्टेप में बना जहां पाइरुवेट काइनेज था। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जाता है कन्वर्ट होके, तो हमें एक एटीपी मिलता है यहाँ और एक एटीपी मिलता है यहाँ, टोटली 2 एटीपी मिलता है, और यहाँ एक पाइरुवेट मिलता है। बट हमें पता है कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो फिर ये साइकिल 2 बार चलेगी ना, ये साइकिल 2 बार चलेगी, तो हमारे पास हर प्रोडक्ट 2-2 बार होगा। तो NADH भी 2 बार होगा, यहाँ का ATP भी 2 बार होगा, यहाँ का ATP भी 2 बार मिलेगा, और यहाँ पाइरुवेट भी 2 मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो NADH 2 मिलेगा, ATP 4 मिलेगा, 2 पाइरुवेट मिलेंगे। मगर ऑलरेडी यहाँ हमने एक ATP और दूसरा ATP यहाँ यूटिलाइज कर लिया है, तो फिर इस 4 ATP में से इन 2 ATP को हम माइनस कर ही देते हैं, क्योंकि हमें नेट माने टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ तो 4 प्रोड्यूस हो रहा है, मगर 2 तो पहले ही यूटिलाइज हो चुका था, इसलिए हम 4 में से 2 को घटा देंगे। तो आपका नेट एनर्जी कितना है, 2 ATP और 2 NADH। इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में आता है, ना सिर्फ गेट के लिए बट बहुत सारे लाइफ साइंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP और 2 NADH ही प्रोड्यूस होते हैं और 2 पाइरुवेट प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको अभी बता दिया डिटेल्ड प्रोसेस। अभी और थोड़ा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट 5 प्रोसेस है ना, फर्स्ट 5 स्टेप्स, ये वाला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, यहाँ तक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का स्टेप है ना, इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। This phase is also called glucose activation phase. In the preparatory phase of glycolysis, 2 molecules of ATP are invested and the hexose chain is cleaved into 2-triophosphate. During this, phosphorylation of glucose and its conversion into glyceraldehyde 3-phosphate takes place. The first 2, 3rd, 4th and 5th step together we call them as preparatory phase. अभी तक हमने जो पढ़ा उसी को मैंने इसमें आपको बताया है। देखोगे तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। एटीपी की यूटिलाइजेशन होगी, जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है उसको उस जगह मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस में हेक्सोकाइनेज के रिएक्शन में मैग्नीशियम की जरूरत होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपको मिल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर वहां से आपको मिलेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ तक का जो स्टेप है ना, यहाँ तक का स्टेप है फर्स्ट 5 स्टेप, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। और प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP की यूज होती है। ठीक है, ये भी वही पिक्चर है, ये भी वही रिएक्शन वाला पिक्चर है। मैंने यहाँ सिर्फ नाम बताए हैं और यहाँ उसकी स्ट्रक्चर्स माने कैसे चेंजेस हो रहे हैं। पे ऑफ फेज, नेक्स्ट फेज ऑफ द साइकिल माने नेक्स्ट जो 5 स्टेप्स होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस, उसको हम पे ऑफ फेज कहते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, मतलब इस फेज में हमारी एनर्जी बनती है। पहला जो था ना प्रिपरेटरी फेज में, वहां एनर्जी का खर्चा हुआ,
मगर पे ऑफ फेज में हमें पेमेंट मिलेगी, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ड्यूरिंग दिस फेज कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate to pyruvate and the coupled formation of ATP take place because glucose is split to yield two molecules of D, मतलब glyceraldehyde 3-phosphate. Each step is payoff phase. Each step in payoff phase occurs twice per molecule of glucose. The steps after 5 constitute payoff phase. फिफ्थ स्टेप के पास जो भी फेस आ रहा है ना, मतलब जो भी स्टेप्स आ रहा है ना, वो सब हम पे ऑफ फेस कहते हैं, क्योंकि हमें 2 NADH और 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी बैलेंस शीट। हेक्सोकाइनेज से हमें एक एटीपी मिल रहा है, मतलब एक एटीपी खर्चा हो रहा है। हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है, अपनी रिएक्शन के लिए एक एटीपी को ले रहा है, मतलब अपने लिए ले रहा है। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी एक एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज 2 NADH को बना रहा है और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 2 ATP को बना रहा है। पायरुवेट काइनेज 2 ATP को बना रहा है। सो टोटली आप देखोगे तो टोटल नेट बैलेंस ये जो 2 है ना, 2 ATP माइनस 2 ATP और प्लस 2 ATP चला जाएगा, फिर आपको मिलेगा सिर्फ प्लस 2 ATP और 2 NADH। सो ये है नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। अभी हम देखेंगे फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट तो बन गया, ग्लाइकोलिसिस टूट के, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट के पायरुवेट तो बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब पायरुवेट का फेट क्या है, फेट मतलब उसकी तकदीर, तकदीर क्या होती है, उसके बाद पायरुवेट के साथ क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो जो NADH हमारा फॉर्म हो रहा है ना NAD प्लस से ग्लाइकोलिसिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। द रेडॉक्स बैलेंस ऑफ सेल हैज टू बी मेंटेन फॉर द फर्दर साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू कंटिन्यू। तो अगर फिर से आपको ग्लाइकोलिसिस करवाना है तो आपको NAD प्लस चाहिए, तो ये जो NAD प्लस यूटिलाइज हुआ ना, इसको हमें रीजनरेट भी करवाना होगा। तो NAD plus can be regenerated by one of the following reaction pathways. पायरुवेट ना, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर पायरुवेट एथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। ये सब कब होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब एनारोबिक कंडीशंस में होगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और पायरुवेट है तो फिर NAD प्लस हमारा रीजनरेट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। पायरुवेट कन्वर्ट होगा असिटाइल कोए से, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल के अंदर चला जाएगा और सारे पायरुवेट के जो कार्बन है ना, सबके सब ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, तो पायरुवेट में क्या, पायरुवेट के साथ क्या होगा, वो तो लैक्टेट बनेगा या फिर एथेनॉल बनेगा, फिर कंप्लीटली वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। फिर ये जो NADH है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा, जहां हमें NAD प्लस रीजनरेट होगा, जो कि यूजफुल होगा ग्लाइकोलिसिस के साइकिल्स में। अभी हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं कि ये जो एंजाइम्स है ना, 3 एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज के एक्टिवेटर्स कौन कौन है और इनहिबिटर्स कौन कौन है। सिर्फ 3 एंजाइम के एक्टिवेटर और इनहिबिटर का नाम है, आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब रिविजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सब कुछ याद रहेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हेक्सोकाइनेज के लिए एक्टिवेटर AMP और ADP है और उसका इनहिबिटर ग्लूकोज 6-phosphate है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो इसके एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहा है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर है AMP ADP फ्रक्टोज 2,6-bisphosphate और इसकी इनहिबिटर है ATP और सिट्रेट। पायरुवेट काइनेज की एक्टिवेटर है AMP ADP या फिर फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate और इसकी इनहिबिटर है ATP एसिटाइल कोए और एलानिन। ये जो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स है ना, ये जो 3 एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस के लिए, और ये सब आपके एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बहुत मजा आया होगा, क्योंकि टीच करते समय, आपको पढ़ाते समय मेरे को बहुत मजा आया। तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये ग्लाइकोलिसिस का क्लास कैसा लगा। लाइक
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में। आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलते रहेंगे और क्विजेस भी बहुत सारे होते रहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.gurumantra.in में। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000 में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।